हाँ, यह भी एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें समय से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या देखभाल न हो तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। यह किस तरह की आपातकाल या इमरजेंसी कंडीशन बनती है, तो इसको कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? जब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई सामान्य से कम हो, कारण चाहे जो हो, जैसे भी रुकावट हो, अगर एक बार एक ये कंडीशन बनती है, यानी एकाएक मस्तिष्क को अपना सामान्य फंक्शन करने के लिए जितने ब्लड की जरूरत होती है, अगर उसमें कमी हो जाए, उस ब्लड के सप्लाई में कोई रुकावट हो जाए, तो रिजल्ट क्या होता है? ब्रेन के जो सेल टिश्यूज हैं उनकी डेथ होने लगती है, वो डैमेज होने लगते हैं। और इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो ये तीन नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें होता क्या है कि एकाएक, एट वंस, ऑल ऑफ सडन ब्लड की सप्लाई ब्रेन में कम लेवल पर होना शुरू हो जाए, यानी जितनी ब्लड की सप्लाई ब्रेन को नॉर्मली होनी चाहिए उसमें कोई अवरोधक आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो जितना ब्लड वहां पहुंचना चाहिए उसमें भारी कमी आ जाए, तो रिजल्ट क्या होगा? जो मस्तिष्क के सेल टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, वो ऑक्सीजन के अभाव में वो निक्रोसिस उनकी शुरू हो जाती है, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और रिजल्ट इसका क्या होता है? ब्रेन स्ट्रोक। तो इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं ये ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो इन नामों से इसको हम जानते हैं। तो ये होता क्या है? यानी अचानक ब्लड की आपूर्ति में कमी हो जाए, ब्रेन को जितना वास्तव में चाहिए काम करने के लिए उतना ब्लड न पहुंचे, तो इसको हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। अब इसके कारण भी कुछ होंगे तब तो ऐसा होता होगा, तो आइए हम कुछ कारणों पर इसके ध्यान देते हैं। तो कारण में बताया गया थ्रोम्बोसिस या इम्बोलिज्म, ये पहला कारण बताया गया, ये सबसे कॉमन काज है। और ब्रेन में ब्लड की सप्लाई का जो अवरोध का जो सबसे कॉमन काज माना गया वो है थ्रोम्बोसिस या इम्बोलिज्म। ये थ्रोम्बोसिस या इम्बोलिज्म क्या है? तो ये होता है थ्रम्बस, यानी ब्लड का थक्का बन जाना, और वो ब्लड वेसल जो मस्तिष्क को ब्लड ले जा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उनमें अगर कहीं से थक्का बन गया या उसकी दीवारों पर, धमनियों की दीवारों पर ये फैट एक्यूमुलेट हो गई, खासतौर से ये कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना होगा, तो अगर वो इकट्ठा हो गए, चिपक गए, तो रिजल्ट क्या होगा? ब्लड वेसल में नैरोनेस होगा और जितने अमाउंट में ब्लड फ्लो वहां होना चाहिए वो संभव नहीं होता है, क्योंकि ये रुकावट पैदा करता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है, यानी ब्लड वेसल में थक्का बनने से ब्रेन में सप्लाई में अगर कमी आती है, तो पहला कारण हम यही काउंट करते हैं थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म। ये सबसे कॉमन काज माना गया है। इसके बाद इंट्राक्रैनियल हेमोरेज। इंट्राक्रैनियल का मतलब खोपड़ी गुहा के अंदर, यानी ब्रेन के अंदर अगर किसी ब्लड वेसल में कहीं से कोई रप्चर हो गया, कोई लीकेज हो गया, तो फिर हेमोरेज का मतलब ब्लीडिंग, रक्त का स्राव, रक्त का बहना। तो लगातार अगर ये कंडीशन बनेगी तो फिर क्या होगा? ब्लड का थक्का वहां बनेगा और ब्लड वेसल जो है बाधित होगी, ब्लड के फ्लो में कमी आएगी और कम मात्रा में ब्लड ब्रेन में पहुंचेगा। तो दूसरा जो प्रमुख कारण बताया गया वो है इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, यानी मस्तिष्क के अंदर या खोपड़ी गुहा के अंदर ब्लीडिंग का होना।
तीसरा जो कारण बताया गया वो है स्पाज्म इन सेरिब्रल आर्टरी। ये सेरिब्रल आर्टरी माने वे आर्टरी जो सेरिब्रम में ब्लड की सप्लाई करती हैं, उनको हम नाम देते हैं सेरिब्रल आर्टरी। तो इनमें स्पाज्म बन जाए, यानी जो ब्लड का फ्लो है वहां पर वो स्पाज्म के वजह से बाधित हो जाए, तो यह भी कारण बनता है ब्रेन के लिए कम ब्लड सप्लाई के लिए। और भी कारण बताया गए रप्चर ऑफ एन एन्यूरिज्म। ये रप्चर ऑफ एन एन्यूरिज्म क्या है? जब कोई एन्यूरिज्म में रप्चर हो जाता है तो फिर वहां पर ब्लड निकलेगा, फिर वो क्लॉट करेगा, ब्लड वेसल को जाम करेगा और ब्रेन में ब्लड की सप्लाई का जो अमाउंट है वो कम मात्रा में पहुंचना शुरू होगा। ये होता क्या है? ये होता है आर्टरी जैसे जा रही है और कभी कभी ऐसा होता है कि उस आर्टरी की दीवार किसी खास जगह पर वीक हो जाती है और वहां पर बैलूनिंग हो जाती है। जैसे ये देखिए, एक आर्टरी ये जा रही है, ये बैलूनिंग हो गया, इसी को कहते हैं एन्यूरिज्म। तो इसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, तो जब ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो इसमें रप्चर हो सकता है। जब यहां से लीकेज होगी तो अनावश्यक ब्लीडिंग होगी और वहां पर क्लॉटिंग होगी। फिर यह ब्लड वेसल जो है आगे ब्लड को प्रॉपर तरीके से कैरी करने में फेल्योर हो जाएगी, यानी ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। और क्या बताया गया? कंप्रेशन ऑफ सेरिब्रल वेसल। ये सेरिब्रल का मतलब सेरिब्रम, यानी मस्तिष्क में जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें कंप्रेशन हो जाए, यानी कहीं से उस पर दबाव पड़े। तो अब मान लीजिए कोई रबर की ट्यूब आपके हाथ में है, अगर उसको आपने दबाना शुरू किया तो उसका ल्यूमेन कम हो जाएगा और उसमें कोई अगर लिक्विड आप फ्लो कराएंगे तो जितना उसके ल्यूमेन की कैपेसिटी है, डायमीटर है, उससे कम लेवल पर वो फ्लो होगा। तो ये जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को इधर से उधर ब्रेन के सभी हिस्सों में ब्लड की सप्लाई करते हैं, तो उनमें कहीं से कंप्रेशन हो जाए, कोई दबाव पड़े, बाहरी दबाव पड़ जाए, तो फिर ब्लड की सप्लाई ब्रेन में कम हो जाएगी, घट जाएगी और रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रोक, यानी ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो ये जो मुख्य कारण बताए गए, जैसे पहला बताया गया थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म, यानी ब्लड वेसल में ब्लड का थक्का बन जाना। दूसरा कारण बताया इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, मस्तिष्क के अंदर किसी ब्लड वेसल से अनावश्यक रूप से ब्लीडिंग का होना, अत्यधिक मात्रा में ब्लड का लॉस होना, निकलना। और क्या बताया गया? स्पाज्म इन सेरिब्रल आर्टरीज, जो ब्रेन में आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करती हैं, उनमें स्पाज्म बनने लगे तो फिर ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बनते हैं। रप्चर ऑफ एन एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म आपने देखा, जब किसी ब्लड वेसल में इस तरह की बैलूनिंग हो जाती है तो इसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। अब इसमें ब्लड का जो अमाउंट है यहां पर एक्यूमुलेट होता है और इसके ब्रस्ट करने, रप्चर होने, इसके लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी ये लीकेज कर गया तो इससे अनावश्यक ब्लड निकलेगा और अपने चारों तरफ फैल जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? थक्का बनेगा और ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसका लेवल घट जाएगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो सकती है जिसको हम नाम देते हैं ब्रेन स्ट्रोक। और कारण क्या बताया गया? कंप्रेशन ऑफ सेरिब्रल वेसल्स, यानी मस्तिष्क के अंदर जो ब्लड वेसल्स ब्लड को इधर उधर पहुंचाने का काम, सप्लाई का काम करती हैं, उनमें कहीं से बाहरी कोई दबाव पड़े, उनका ल्यूमेन नैरो हो जाए, तो फिर उनके ब्लड का जो फ्लो है उनके कैपेसिटी से बहुत कम हो जाएगा और रिजल्ट क्या होगा? ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो फिर परिणाम क्या होगा?
ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। अब आइए हम किस आधार पर मान लेंगे कि ये तो ब्रेन स्ट्रोक की केस है, तो इसको जानने के लिए हमें कुछ लक्षणों पर ध्यान देना होगा। अगर ये लक्षण कहीं एक व्यक्ति में मिलते हैं तो निस्संदेह वो व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक का शिकार हो चुका है। तो लक्षण में आइए, हेमीप्लेगिया। अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया है तो पहला जो लक्षण आता है, आमतौर से जो सबसे कॉमन लक्षण है, वो है हेमीप्लेगिया। हेमी का मतलब आधा, प्लेगिया का मतलब पैरालिसिस, यानी शरीर के आधे हिस्से में पैरालिसिस। अब ब्रेन के अगर राइट साइड में इंजरी हो रही है तो उसके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। यदि लेफ्ट साइड में इंजरी हो रही है तो राइट साइड में पैरालिसिस, पूरा आधा बॉडी हो जाएगा। दूसरा, हेमीपारेसिस, यानी किसी खास अंग में पैरालिसिस का होना, ये दिखाएगा ब्रेन स्ट्रोक के केस में। और क्या, हेमीपारेस्थेसिया, किसी एक लोकल रीजन में पैरालिसिस का दिखना। और क्या होगा, डिस्फेगिया, डिफिकल्ट स्वेलोइंग, यानी निगलने में दिक्कत। अटैक्सिया, ये मसल्स जो हैं अनकंट्रोल काम करने लगती हैं, यानी आपके इच्छा अनुसार काम न करें तो उसको कहते हैं अटैक्सिया, अनकंट्रोल मसल्स एक्टिविटी। एप्रेक्सिया, यह भी एक तरह का पैरालिसिस है जो बॉडी के किसी एक खास अंग में होता है। फिर विजुअल डिस्टरबेंसेस, यानी देखने में, विजन में प्रॉब्लम होगी, दृष्टि दोष आएगा। स्पीच चेंजेस, उसकी आवाज बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा उसकी आवाज में। और क्या होगा, इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो प्रभावित होता है। वह व्यक्ति उतना कॉन्शियस नहीं रह जाता है जो सामान्य कंडीशन में वो था। तो ये लक्षण आपको जहां मिले, यानी हेमीप्लेगिया मिले, हेमीपारेसिस मिले, हेमीपारेस्थेसिया मिले, डिस्फेगिया मिले, अटैक्सिया मिले, एप्रेक्सिया मिले, विजुअल डिस्टरबेंस मिले, स्पीच चेंजेस मिले, इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मिले। तो ये जो प्रमुख लक्षण बताए गए, अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिख रहे हैं तो फिर आपको आंख मूंद करके मान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट से पीड़ित हो चुका है। अब अगर ऐसा हो ही गया है तो फिर आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर आप मेडिको हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, या फिर नॉन मेडिको भी हैं, अगर इन बातों को दिमाग में रख पाते हैं तो भी आप नॉन मेडिको होते हुए भी किसी को थोड़ा राहत देने में आप मदद कर सकते हैं। तो क्या उपाय बताए गए, आपातकालीन देखभाल। इस इमरजेंसी के लिए जो देखभाल के उपाय बताए गए हैं वो हमें क्या करने चाहिए। तो नंबर 1 पर बताया गया कि मेंटेनेंस ऑफ ओपन एयरवे, यानी जो एयरवे है, यानी श्वास लेने छोड़ने का जो रास्ता है वो हमेशा ओपन रहे, वो कहीं से भी क्लोज न होने पाए, इसका मेंटेनेंस हमें करना चाहिए। और दूसरी जो उपाय बताई गई वो है पीड़ित के नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना। जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होना चाहिए उसे हमें मेंटेन करने की जरूरत है, उसकी देखभाल करने की जरूरत है। और क्या करना चाहिए, तो कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग। अब यदि आपने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का प्रयोग स्टार्ट कर दिया है तो निश्चित रूप से ये मेंटेनेंस ऑफ ओपन एयरवे और पीड़ित के नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करने में आपको काफी सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी ये ऑक्सीजन लगा देने से। और क्या करना चाहिए, थ्राम्बोलाइटिक ड्रग्स। थ्राम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या है भाई, थ्राम्बो माने वही थ्राम्बस, रक्त का, ब्लड का क्लॉट, और लाइटिक माने तोड़ने वाला। तो जो थक्का बन चुका है उसको तोड़ने वाले कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका प्रयोग करने से उनके टूटकर बिखर जाने के चांसेस बनते हैं, जैसे एल्टीपेज, रीटाप्लेज, ये सब एंजाइम हैं जो थक्के को तोड़ने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो उसके थक्के को छिन्न भिन्न करने के लिए
हमें इस तरह के ड्रग्स का यूज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एंटी कोआगुलेंट, इस तरह के ड्रग जो एंटी कोआगुलेंट हों, यानी ब्लड का थक्का बन चुका है, यानी ब्लड का थक्का जो बनता है उसको कहते हैं कोआगुलेशन। तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पांस करने वाले ड्रग हैं उन्हें हमें चलाना चाहिए ताकि थक्का बनने से रोका जा सके। जैसे हिपैरिन, वारफेरिन, ये ऐसे ड्रग हैं जो ब्लड के थक्का बनने को रोकने का काम करते हैं। तो अगर इस तरह के ड्रग अवेलेबल हैं तो इसे हमें देना चाहिए ताकि आगे और थक्का बनने से उसको रोका जा सके। अगली जो उपाय बताएंगे वो है एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट्स, जैसे एस्पिरिन का प्रयोग करना चाहिए। एंटीप्लेटलेट्स एग्रीगेटिंग एजेंट्स, जैसा कि मेडिकल के लोग जानते हैं, ये प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग में बहुत बेसिक भूमिका अदा करती है। तो इसके प्रॉपर्टी में बताया गया कि इसके अंदर गुण होता है एग्रीगेटिंग का, यानी ये जब इकट्ठा होती है तो तुरंत थक्का बनाने का सामान तैयार कर देती है। तो हमें ऐसे ड्रग देने चाहिए ताकि ये कंडीशन, ये प्लेटलेट्स एक जगह कहीं एग्रीगेट न कर पाए, अन्यथा थक्का बनने का चांस बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक दवा का नाम यहाँ पर लिखा गया जिसको हम नाम देते हैं एस्पिरिन का प्रयोग। हाँ, ये एस्पिरिन आमतौर से मार्केट में मिल जाने वाली एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। इसको लोग सर्दी जुकाम बुखार में भी, दर्द थकान में भी लेते हैं। तो इसके गुण में यह भी है कि ये जो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन का गुण है उसको तोड़ने में, उसको खत्म करने में एस्पिरिन का रोल होता है। तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वे ड्रग जो हमारे शरीर में, रोगी के शरीर में हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का, ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं, इस तरह के ड्रग्स का हमें यूज करना चाहिए। इसलिए इनको नाम दिया गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी हाइपरटेंशन के विरुद्ध काम करने वाले जो ड्रग हैं उनको हम नाम देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जैसे ये नेफेडिपिन, एम्लोडिपिन का प्रयोग करना चाहिए। नेफेडिपिन या एम्लोडिपिन करते क्या हैं? ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को लोअर्स करने का काम करते हैं, उसे डाउन करने का काम करते हैं। तो इस तरह के ड्रग का यूज हमें करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक जैसे मन्नीटाल का प्रयोग करना चाहिए। ये मन्नीटाल की ड्रिप आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, तमाम पेशेंट को यूज किया जाता है, तो वही मन्नीटाल है, इसका हम यूज करते हैं। ये ड्यूरेटिक का काम करता है, स्वेलिंग को घटा देता है। और यदि आईसीपी बढ़ा हो, आईसीपी का मतलब वही इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यदि ये बढ़ा हुआ है इंट्राक्रैनियल प्रेशर यानी खोपड़ी गुहा के अंदर, ब्रेन के अंदर जो प्रेशर है वो अगर बढ़ा हुआ है तो फिर हमें पीड़ित व्यक्ति को सुपाइन पोजीशन में लिटा करके और उसके जो सर वाला भाग है उधर के बेड को हमें लगभग 30 डिग्री और ऊपर उठा करके ऊंचाई पर उस व्यक्ति को लेटा देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गर्दन एवं घुटने में मोड़ने जैसी गति को न होने दें, यानी न गर्दन मोड़ने दें, न उस व्यक्ति को घुटना को, ये जो नी ज्वाइंट है इसको फोल्ड होने से रोकें, या फिर किसी भी तरह के रोटेटरी मूवमेंट को न होने दें। इससे पीड़ित व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। यदि आप ये सब बातें जानते हैं तो आप किसी भी ब्रेन स्ट्रोक के पीड़ित व्यक्ति के इमरजेंसी में ये सारे उपाय फॉलो करते हुए आप किसी व्यक्ति की जान बचाने में मददगार हो सकते हैं। तो ये है आपका स्ट्रोक के दौरान आपातकालीन देखभाल, इमरजेंसी केयर ड्यूरिंग स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक क्या है? इसको कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक या सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट। इसमें होता क्या है? एकाएक ब्रेन में जो नॉर्मली ब्लड सप्लाई हो रहा है वो उसमें रुकावट पैदा हो जाए, कोई अवरोध आ जाए और जितना ब्लड ब्रेन को जाना चाहिए
उसमें गिरावट आ जाए, उसमें कमी आ जाए, तो रिजल्ट क्या होता है, ब्रेन के जो सेल टिश्यूज हैं उनकी डेथ होना, निक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक या सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट। इसके कारण में बताया गया थ्राम्बोसिस या एम्बोलिज्म, यानी ब्लड वेसल में थक्का बन जाना, रक्त का थक्का बन गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, यदि मस्तिष्क के अंदर ब्लड कहीं से निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हेमोरेज हो रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है। फिर सेरिब्रल आर्टरीज में यदि स्पाइन बन रहे हैं तो फिर ब्रेन स्टेक की कंडीशन हो सकती है। यदि एन्यूरिज्म यानी बैलूनिंग हो गया है किसी ब्लड वेसल में, उसमें यदि रप्चर हो गया तो फिर ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है। कंप्रेशन ऑफ सेरिब्रल वेसल, जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं सेरिब्रम के अंदर इधर से उधर, ऐसे ब्लड वेसल में यदि कहीं से बाहरी कंप्रेशर पड़ा बाहर से, तो उनका ल्यूमेन कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है, और उसमें ब्लड फ्लो का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह से ब्लड कम पहुंचने में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। लक्षण में देखिए हेमीप्लेगिया, हेमीपारेसिस, हेमीपारेस्थेसिया, डिस्फैगिया, अटैक्सिया, एप्रेक्सिया, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, स्पीच चेंजेस, इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब लक्षण जहां मिलते हैं, इसको हम इसी आधार पर ये जान लेते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक से पीड़ित है। अब इसकी मदद करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ ओपन एयरवे, उसका जो एयरवे यानी रेस्पिरेशन का जो रास्ता है वो हमेशा खुला रहे, इसका हमें मेंटेनेंस करना चाहिए। उसके नॉर्मल ब्रीथिंग के पैटर्न को मेंटेन करना होगा। फिर दोनों को मेंटेन करने के लिए तीसरी उपाय हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग करना चाहिए। और थ्राम्बोलाइटिक डक्ट्स, ये थ्राम्बस या रक्त का जो थक्का बना हुआ है उसको तोड़ने वाले डक्ट जैसे एल्टीपेज या रिटाप्लेस का प्रयोग करना चाहिए। फिर एंटीकोआगुलेंट, जो थक्का बनने से रोकने वाले ड्रग्स हैं जैसे हिपेरिन है, वारफेरिन है, इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट्स जैसे एस्पिरिन का, ये प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से थक्का बनाने से रोकने का काम करती है एस्पिरिन, इसका प्रयोग करना चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वे ड्रग्स जो बॉडी का हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए जो हम ड्रग देते हैं उनको कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी निफेडिपिन या एम्लोडिपिन का प्रयोग करके उस व्यक्ति के बढ़े हुए बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लोअर्स कर सकते हैं। यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हो तो हम मन्नीटाल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को काफी आराम दे सकते हैं। और यदि उसका ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर काफी बढ़ा हो तो फिर हमें व्यक्ति को सुपाइन पोजीशन में लेटाना चाहिए, लेकिन उसका जो सर वाला हिस्सा है उसको 30 डिग्री के ऊंचाई पर इस तरह के बेड की व्यवस्था करनी चाहिए कि उसका जो सर वाला पोर्शन है वो लगभग सामान्य बॉडी से 30 डिग्री के ऊंचाई पर हो। और क्या करना चाहिए, उसके गर्दन में और घुटने में किसी तरह का मोड़ न हो, इस तरह के गतिविधि को रोकना चाहिए, मूवमेंट को रोकना चाहिए, या फिर किसी भी तरह के रोटेटरी मूवमेंट को होने से रोकना चाहिए। तो ये रहा ब्रेन स्ट्रोक, या आजकल बहुत हो रहा है और कहीं ना कहीं आप आए दिन इस तरह की आपातकालीन घटना की जानकारी आपको मिलती रहती है, सुनने को मिलता रहता है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को हम द एंड करेंगे। अब अगले वीडियो में कोई हम दूसरी आपातकालीन देखभाल, कोई इमरजेंसी की डिजीज लेकर के आएंगे। अब इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं।